जैसे ही हम यहाँ पे साइट किट लिखेंगे तो अपना ये प्लगइन आ जाएगा साइट किट बाई गूगल करके। अब आपको इस पे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद एक्टिवेट का एक ऑप्शन आएगा, एक्टिवेट पे क्लिक करना है। एक्टिवेट करने के बाद आपके पास एक बेसिक सा एक इंटरफेस आता है, यहाँ पे जिस साइट किट आपका लिखा होता है और स्टार्ट सेटअप की स्क्रीन आती है। यदि आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो लेफ़्ट के अंदर एक साइट किट का ऑप्शन आता है। साइट किट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप गूगल टैग मैनेजर, गूगल एनालिटिक्स और गूगल ये सारी चीज़ें को ट्रैक वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स पे क्लिक करेंगे, हेल्प और साइन अप पे कर देंगे। जैसे साइन इन विद गूगल पे आप क्लिक करोगे तो ये गूगल से साइन इन होने के लिए रिक्वेस्ट आपसे मांगेगा। इसको मैं दूसरी जीमेल आईडी से करते हैं। सो डैशबोर्ड के अंदर सेम यहाँ पे साइट किट के अंदर आना है। डैशबोर्ड का एक ऑप्शन दिखाई देगा और जस्ट साइन इन विद गूगल पे क्लिक करना। जैसे तुम साइन इन विद गूगल पे क्लिक करोगे तो गूगल की एक पॉपअप की विंडो आ जाएगी। क्लिक करना है इसके ऊपर, कंटिन्यू पे क्लिक करना और ये कुछ एक्सेस मांगेगा कि आप ये चीज़ों को एक्सेस दीजिए। अब चेक भी कर सकते हैं कौन कौन सा ये एक्सेस मांगता है। अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे वेरीफाई पे क्लिक करना। जो जो ये प्रोसेस ये बताता जाता है कि कैसे आप सर्च कंसोल को सेटअप कर सकते हैं, तो सेम उसी हिसाब से इस प्रोसेस को फॉलो करते जाना है अपने को। सेटअप पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना जो गूगल सर्च कंसोल का जो पार्ट था वो अपना यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है। ये रिफ्रेश होके आपको अपडेट दिखा देगा कि कैसे कनेक्ट हुआ। जैसे यहाँ पे अभी एनालिटिक्स का पार्ट दिखा रहा है कि आप एनालिटिक्स को भी साथ के साथ सेटअप कर लो। अभी हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो तुम जस्ट यहाँ पे अकाउंट जो पहले से अकाउंट क्रिएटेड है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से अदरवाइज सेटअप पे न्यू अकाउंट कर सकते हो। यदि तुम्हारे पास पहले से कोई अकाउंट नहीं है तुम जस्ट सेटअप ए न्यू अकाउंट पे क्लिक करना और यहाँ पे आके जैसे तुम न्यू अकाउंट पे क्लिक करोगे तो अकाउंट का नाम याद ऐड करना है यहाँ पे। अकाउंट का नाम तुम कुछ भी रख सकते हो, जो भी तुम्हारी डोमेन का नाम है वो रख सकते हो या फिर जो तुम्हें इजी टू रिमेम्बर रहे बाद में जाके तो वो रख सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो रख सकते हैं। प्रॉपर्टी का नाम रख सकते हैं, वेब स्ट्रीम डाटा, जो भी आपका डोमेन नेम होता है वो भी रख लो तो अच्छा है, क्योंकि कल को मान लीजिए आपके पास ज़्यादा प्रोजेक्ट आ जाते हैं तो यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि नाम क्या रखना है, क्या रखा था मनुष्य इसका। अब सिंपल आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। एक चीज के लिए रोकना था यहाँ पे हाँ। सर, ये जो अकाउंट है, अकाउंट का नेम जो रख रहे हैं आप, इसमें आपने कहा कि कुछ भी रख सकते हैं, हम्म। तो एक ही अकाउंट मतलब एक ही अकाउंट में हम मल्टीपल वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं ना? मल्टीपल वेबसाइट की प्रॉपर्टी ऐड क्रिएट हो जाएगी, बस वहाँ पे प्रॉपर्टी नाम चेंज कर देना। बाकी जैसे तुमने तो एक नाम ऐड किया ना जैसे रजनीत सर वही यादव, वही वही ऑप्शन बैक हो सकता है क्या, थोड़ा सा एक स्टेप, इसमें जो नहीं अभी होगा, स्क्रीन दिख रही है? नहीं होगा मुश्किल है शायद। सर, अकाउंट और प्रॉपर्टी में वो डिफरेंस देखिए क्या आ होता है ना जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा एक अकाउंट होगा जो तुमको फ्रंट एंड पे दिखाई देगा, जिसमें तुमको डेमो पे दिखा देता हूँ। जी। तुम जो पूछना चाह रहे हो संजय, आसिफ तुमसे तेज हो रहा है, देख ले अब। सर मैं तो देखिए सर छोटा मोटा हूँ सर, मैं किसी से रेस नहीं लगा। नहीं सर नहीं मैं संजय बस भाई, अपना, ऐसा नहीं, हम लोग बराबर हैं सब लोग, कोई ऐसा वो नहीं है। मैं अभी इनके सामने सर छोटा ही हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज बहुत कम है। देख यहाँ पे तुम जाएगा ना, जैसे ये वाली वेबसाइट है, ये प्रॉपर्टी का नाम जी हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी का नाम, इसके जी। अंदर तुमको ये मल्टीपल दिख गया ना, ये अकाउंट का नाम हो गया और ये आपकी प्रॉपर्टी क्रिएट होगी। तो एक अकाउंट के नाम पे तुम मल्टीपल प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हो, जैसे इसके अंदर है प्रॉपर्टी बोले तो सर मतलब कि अलग अलग वेबसाइट ना? ये वाली प्रॉपर्टी, अलग अलग वेबसाइट। अकाउंट ये है तो इस अकाउंट के अंदर तुम कितनी भी वेबसाइट प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हो यहाँ पे। वही मेरा मतलब यही है सर कि प्रॉपर्टी मतलब अलग अलग वेबसाइट ना? हाँ, अलग अलग वेबसाइट।
जैसे इसके अंदर है ओके। ना रोबोटिक्स एकेडमिक सर्विसेज है, ये एक अकाउंट है। इस अकाउंट के अंदर मैंने जी 2 वेबसाइट होस्ट की है। जैसे पीएचडी पे क्लिक करोगे तो पीएचडी का डाटा दिखाएगा यहाँ पे तुमको। जी। ठीक है, यहाँ पे पीएचडी का है। फिर उसके बाद तुम दूसरा कहाँ पे गया, ये इस पे क्लिक करोगे तो इसका डाटा दिखाएगा मॉन्स्टर इनसाइट का। सर ये क्या है डाटा सर, ये जो ऊपर दिखा रहा है पीएचडी, ये क्या है? ये तुम्हारी वेबसाइट का डाटा ट्रैकिंग है। अच्छा। जैसे इसके अंदर एक और है जिसके अंदर 4-5 प्रॉपर्टी है। सर इसका मतलब कि एक जीमेल आईडी से सर एक अकाउंट अगर बन गया गूगल एनालिटिक्स पे, उसके बाद में उसी अकाउंट में हम मल्टीपल वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं एज ए प्रॉपर्टी। मल्टीपल कर लो आप, सेपरेट सेपरेट अकाउंट। अब जैसे मेरी जीमेल आईडी तो एक ही है ना, अब तुम यहाँ जी। पे देखोगे कितने अकाउंट है इसके अंदर, ये सारे इसके उसमें अकाउंट है। अकाउंट भी मल्टीपल बन जाते हैं हम्म, कितने भी अकाउंट क्रिएट कर लो, कोई इशू एक नहीं ही है। जीमेल आईडी से। हाँ, ओके। ठीक है। तो यहाँ पे तुम अभी भी इसी इसमें भी मैं सेम वही ईमेल आईडी यूज़ करना चाह रहा हूँ जो अभी फ़िलहाल की हुई है। जी। अब आगे चलते हैं। इसके अंदर जैसे तुम अकाउंट का नाम ऐड करोगे, अकाउंट का नाम तुम अपने हिसाब से रख सकते हो। उसके अंदर तुम अपनी प्रॉपर्टी ऐड कर दो, जो भी तुम्हारी वेबसाइट है, जो तुम इजी टू रिमेंबर है। इसको मैं जिनित यादव भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर ओके। सकता हूँ। वेब डाटा स्ट्रीम होता है, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड करें, जो भी आपकी वेबसाइट है। कंट्री सेलेक्ट करें, टाइम जोन सेलेक्ट करें अपने हिसाब से, जो आपकी कंट्री है। टाइम जोन, क्रिएट अकाउंट। जैसे क्रिएट अकाउंट करोगे तो सेम प्रोसेस होगा, तुम अपने जीमेल से एक बार दोबारा साइन इन करोगे। जैसे ही तुम्हारा साइन इन सक्सेसफुल हो जाता है तो तुम्हारी जो एनालिटिक्स की प्रॉपर्टी है वो भी सक्सेसफुली कनेक्टेड हो जाती है। अब तुम यहाँ पे कनेक्ट सर्विस का ऑप्शन आ रहा है, तो ये एनालिटिक्स के अंदर एक बार दिखाएगा आपको, कुछ टर्म एंड कंडीशन वेरीफाई करवाएगा कि आप जो ये इनके होते हैं ना, जो पॉलिसी होती है टर्म ऑफ सर्विस एग्रीमेंट, ये तुमको दिखाएगा। यदि तुम्हारे पास टाइम है तो तुम पढ़ सकते हो, नहीं तो आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। 1 मिनट रुकना। हेलो। तो आगे चलते हैं इसके अंदर। यहाँ पे तुमको टर्म ऑफ सर्विस मांगेगा कि टर्म ऑफ सर्विस कौन कौन सी है। ये सारी टर्म ऑफ सर्विस को यदि तुम्हारे पास टाइम है तो इसको पढ़ के आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके, और यहाँ पे भी आप आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना। जैसे तुम आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर दोगे तो ये तुम्हारा एनालिटिक्स है वो सक्सेसफुली कनेक्टेड हो जाता है। जब ये एनालिटिक्स आपका सक्सेसफुली कनेक्टेड हो जाता है तो तुम गो टू माई डैशबोर्ड पे क्लिक करना। जैसे हम गो टू माई डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो सेम वो आपका जो WP एडमिन होता है उसके अंदर ये लेके चला जाएगा। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, एनालिटिक्स कंप्लीट हमने सेटअप कर लिया। ओके गॉट इट पे क्लिक कर देंगे तो ये कुछ टाइम लेता है। आप लोग जब भी तुम कभी भी एक एनालिटिक्स अकाउंट को पहली बार सेटअप करते हो तो कुछ टाइम लेता है, लमसम 24 घंटे का। वो आपका डाटा यहाँ पे रिफ्लेक्टेड करना शो कर देता है, ठीक है। अब सेटिंग के अंदर आपको आना है। सेटिंग के अंदर आके देख सकते हो कि क्या क्या कनेक्ट हो चुका है। जैसे कनेक्टेड सर्विस, अभी हमने 3 चीज़ को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। एक है सर्च कंसोल, सर्च कंसोल जहाँ पे आप डाटा को टैग करोगे। दूसरा है एनालिटिक्स, जहाँ पे आप कंप्लीट यूजर की जर्नी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और पेज स्पीड इंसाइट, पेज स्पीड इंसाइट के थ्रू हम अपनी जो वेबसाइट की जो स्पीड वगैरह होती है उनको मॉनिटर करके उनको चेक कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। कनेक्ट मोर सर्विस का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे हम 3 चीज़ को और कनेक्ट कर सकते हैं इस प्लगइन के थ्रू। एड्स को, एडसेंस को, टैग मैनेजर को। यदि आप चाहते हो कि इन तीनों को भी कनेक्ट करना है तो सिंपल सा प्रोसेस होता है। टैग मैनेजर को जैसे करना है तो सेटअप टैग मैनेजर पे क्लिक करना है। जैसे हम सेटअप टैग मैनेजर पे क्लिक करेंगे, अकाउंट का नाम सेलेक्ट करना है यहाँ पे, या तुम अपना एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेना।
इसमें हम नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उस क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। ये आपको टैग मैनेजर की वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। यहाँ पे जस्ट आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। जैसे हम अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेंगे तो वो अपना अकाउंट सेटअप हो जाएगा। जैसे अकाउंट का नाम रखना है तो हम यहाँ पे अपना अकाउंट का नाम ऐड कर देंगे। कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी कंट्री है वो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। और वेबसाइट का नाम है, कंटेनर का नाम होता है जो, उसमें आप सिंपल सा अपनी वेबसाइट का नाम रख दोगे यहाँ पे। टैग मैनेजर के अंदर के वेबसाइट अगली स्लैश आप हटा देना और ये अंडरस्कोर वगैरह आप हटा देना। सिंपल से एक डोमेन का जो नाम होता है वो यहाँ पे ऐड करना होता है। और उसके बाद टारगेट प्लेटफॉर्म पूछा जाता है कि टारगेट प्लेटफॉर्म आपका कौन सा है, किस चीज़ का आप डाटा को ट्रैक करने जा रहे हो, वेब का, आईओएस का, एंड्रॉयड का, एएमपी का, सर्वर का। तो ये सारी चीज़ें आप, यदि आपके पास एप्लीकेशन है तो आप एंड्रॉयड या आईओएस जो भी आपका ऐप है उसको सिलेक्ट कर लेना। अदरवाइज अभी वेबसाइट का कर रहे हैं तो वेब पे क्लिक कर लेंगे, क्रिएट पे क्लिक कर लेंगे। ये फिर सेम टर्म एंड कंडीशन पूछेगा, इसको आप आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आपका अकाउंट का जो पार्ट था वो क्रिएट हो गया। आपने एक टैग मैनेजर का एक कंप्लीट सेटअप कर लिया। ये कहता है कि आप कोड के थ्रू भी इसको फैच करवा सकते हो। यदि यहाँ से नहीं करना चाहते तो तुम यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। तो तुम जैसे कोड से करोगे तुम, तो सिंपल ये जो दिखा है ना कि पहले पेस्ट दिस कोड एज हाई इन द हेड, कि आपको ये हेड टैग के अंदर ऐड करना है। तो सिंपल तुमको ये कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपरियंस के अंदर आना है। थीम फाइल एडिटर का एक ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पे तुम अपनी मेन थीम को सिलेक्ट करके सिलेक्ट पे क्लिक कर दो। अब तुमको यहाँ पे एक header.php की फाइल दिखाई देगी राइट साइड में, header.php। जैसे ही तुम header.php पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास ये सारा पूरा सोर्स कोड हो जाएगा header.php फाइल का। अब इसके अंदर हेड का सेक्शन ये है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जहाँ पे हेड क्लोज हो रहा है उससे पहले एक एंटर दबा के इस टैग को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे सिंपल। अब अपडेट फाइल पे क्लिक कर देंगे। अब इसके अंदर दूसरा टैग यहाँ पे दिया हुआ है कि इस टैग को आपको बॉडी के अंदर ऐड करना है। तो सिंपल तुम ये टैग को कॉपी करना और यहाँ पे बॉडी का स्टार्ट होगा, यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे आके बॉडी ओपन के अंदर तुम आके इसको पेस्ट कर दोगे। जैसे अपडेट फाइल पे क्लिक करोगे तो ये भी तुमने ऐड कर दिया। ठीक है, दोनों टैग कोड तुम यहाँ पे ऐड कर चुके हो। आपने बॉडी का भी ऐड कर दिया, हेड का भी ऐड कर दिया। अब सिंपल तुमको टेस्ट करना है कि ये मेरी वेबसाइट के ऊपर टैग सक्सेसफुली ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसको चेक करने के लिए जनित या जो आपकी डोमेन का नाम है, जैसे डोमेन का नाम है, कॉपी करना, टेस्ट वेबसाइट पे क्लिक करना और टेस्ट पे क्लिक कर देना। सो ये कुछ टाइम लेगा उसको सेटअप करने के अंदर, मतलब चेक करके बता देगा कि आपका, जैसे यहाँ पे टिक का आ गया ना, सही का निशान आ गया, तो हमारा जो टैग मैनेजर का जो कोड था वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, सबमिट पे आप क्लिक कर दो। ये जब चेंज चूंज है इसको जस्ट आप सबमिट कर दो और कंटिन्यू स्किप पे कंटिन्यू कर दो बस। अभी कोई भी हम टैग वगैरह कुछ नहीं क्रिएट करा, अभी सिंपल हमने एक टैग मैनेजर को यहाँ पे सेटअप किया। दैट्स इट। अब तुम साइट किट के अंदर आओगे, डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे आके देखोगे या फिर सेटिंग के अंदर तुम चाहोगे तो टैग मैनेजर अपना सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। हमने आउट ऑफ सोर्स से किया है, यहाँ से नहीं किया। तो साइट किट के थ्रू तुम यहाँ से भी एक बार आइडेंटिफाई करके एक फैच कर सकते हो डाटा को। जैसे अकाउंट पे क्लिक करोगे, जनित यादव तुमने सेलेक्ट किया तो तुम कंटेनर सेलेक्ट करना। ये कंटेनर आपका सेम दिखाएगा जो भी आपका ये कंटेनर, यहाँ पे जो कोड आ रहा है ना, ये वाला जो हमने ट्रैक किया है, जो इस प्रॉपर्टी का, मतलब यहाँ पे तुमने दो प्रॉपर्टी क्रिएट की है, एक है डिजिटल जनित वेबसाइट की, दूसरी है जनित यादव की। तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी का ये कोड होगा वो यहाँ पे दिखा देगा वो, जैसे janityadav.com ये कोड है। तो तुम एक बार मैच कर लेना कि सेम कोड है क्या। जब सेम कोड हो गया तो इसको सिलेक्ट करना है, कंप्लीट सेटअप पे क्लिक करना है। जैसे तुम कंप्लीट सेटअप पे क्लिक करोगे तो इसके हिसाब से हमने टैग मैनेजर को सक्सेसफुली यहाँ पे एनेबल कर चुके हैं। तो वेबसाइट के अंदर अभी हम 4 प्रॉपर्टी को यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। कौन कौन सी 4 है? सर्च कंसोल, एनालिटिक्स, पेज स्पीड, टैग मैनेजर। पेज स्पीड होता है वो बाई डिफ़ॉल्ट आ जाता है। पेज स्पीड का काम होता है
कि आप अपनी वेबसाइट की स्पीड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टेक्निकल पार्ट पे क्या क्या इश्यू है उनको फिक्स कर सकते हैं। कनेक्ट मोर सर्विस का ऑप्शन आता है, यहाँ पे तुम ऐड भी कनेक्ट कर सकते हो कि मान लीजिए तुमको एड्स रन करनी है तो वो यहाँ पे तुम कर सकते हो, एडसेंस कर सकते हो तुम यहाँ पे। ये तो होता है प्लगइन के थ्रू हम कैसे गूगल सर्च कंसोल एनालिटिक्स वगैरह को कनेक्ट करता है। अब देखते हैं कि कैसे हम बिना प्लगइन के कैसे उसको सर्च कंसोल एनालिटिक्स वगैरह में सेटअप करेंगे बिना प्लगइन के। जब भी तुम्हारे पास कोड वगैरह की वेबसाइट होती है तो इस टाइप का तुमको प्लगइन दिखाया नहीं जाएगा वहाँ पे तुमको कोड के थ्रू करना पड़ेगा। तो कोड के थ्रू करने का प्रोसेस अलग होता है, बट सिमिलर ही होता है थोड़ा बहुत, बस उसमें थोड़ी आपके पास डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगी जो उसको ऐड करने की, बाकी सब कुछ सेम है। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले वेबसाइट पे जाते हैं जिस पे अपने को करना है। तो हम इसमें अपनी वही वेबसाइट ले रहे हैं जिस पे हमने वेबसाइट क्रिएट करी थी, क्योंकि इसके अंदर तो हमने अभी ऐड कर दिया है, इसको हम हटाएंगे तो वो दिक्कत आएगी, मतलब दोबारा हटाना पड़ेगा अपने को। तो ये वेबसाइट है जिस पर हमने पहले वेबसाइट क्रिएशन का काम किया था, इस पर देखेंगे स्क्रैच से हम कैसे उस पर टैग का कोड को ऐड करेंगे। ठीक है, ये अपनी वेबसाइट है, इसके अंदर भी कोई भी टैग कोड अभी है नहीं, तो सिंपल आपको अपने डोमेन नाम को याद रखना है। ये आपकी डोमेन का नाम है। सिंपल तुमको सर्च कंसोल के अंदर जाना है, गूगल सर्च कंसोल। जैसे तुम गूगल सर्च कंसोल के अंदर जाओगे, सर हम्म, सर अगर इसमें जैसे जैसे नई वेबसाइट में आप बता रहे हैं, अगर इसमें अलग अलग करके बताएंगे, अगर यही जीटीएम से बता देंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा सर। समझा भाई, जीटीएम कोई ऐड नहीं करता बाद में। जीटीएम केवल टैगिंग के लिए होते हैं, तुम किसी भी एसईओ से पर्सन से पूछोगे ना, उसको जीटीएम का यूज करना नहीं आता। अच्छा। ये जो बेसिक पार्ट होता है ना, जो इम्प्लीमेंट हम्म, करना टैग वगैरह का, वो बता रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा। हेलो हाँ, सर, ये गूगल सर्च कंसोल होता क्या है सर? इसमें तुम अपनी वेबसाइट का डाटा टैग कर सकते हो, तुम अपनी वेबसाइट के पेज चेक कर सकते हो कौन से इंडेक्स करवाने कौन से नहीं करवाने, पेजेस में ओके क्या ओके। क्या इशू है, वो सभी चीज़ें हैं। ठीक है, जी। अभी देखो तुम स्टार्टिंग से, स्टार्ट नाउ पे हम क्लिक करेंगे, और स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद तुमको यहाँ पे डाटा दिख जाएगी जितनी भी वेबसाइट तुम्हारी यहाँ पे लिस्टेड है। ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है, जैसे तुम ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे डोमेन का नाम आता है, ये आता है यूआरएल सर एक प्रीफिक्स। सेकंड के लिए, सर एक सेकंड। हम्म, सर यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल में भी जैसे एक एक जीमेल आईडी से मल्टीपल प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं ना? हाँ वही चीज आप दिखा रहे हैं? हाँ, ये वही ठीक प्रॉपर्टी है, ठीक। तुम कितनी भी ऐड कर सकते हो, जैसे ये वाली है इसके अंदर कितनी ऐड है। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक सर, अब तुम इस ओके। पे जाओगे, ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है, ये आता है मेन डोमेन। यदि तुम्हारे पास मेन डोमेन है, मेन डोमेन का मतलब होता है जैसे लर्न विद डिजिटल जनित एक डोमेन है, आसिफ डॉट लर्न विद डिजिटल जनित डॉट कॉम एक सब डोमेन है। तो सब डोमेन और मेन डोमेन इस डोमेन के सेक्शन के अंदर ऐड होती है। यूआरएल प्रीफिक्स होती है, इसको हम कहते हैं सब डायरेक्टरी। इसमें जो भी आपकी सब डायरेक्टरी वगैरह होगी ना, वो यहाँ पे तुमको ऐड करना है। तो वही बताया था कि जो सब डोमेन होती है वो वेबसाइट से सेपरेट होती है, तो उसको आपको अलग से ऑथेंटिकेट वगैरह करना होता है। बाकी सब डायरेक्टरी के अंदर तुम खुद अपनी वो कर सकते हो, मतलब वो ऑटोमेटिकली आपकी एक्टिव हो जाएगी। जैसे मैं करके दिखा दूंगा एक बार। अब डोमेन के अंदर तुमको अपने डोमेन का नाम ऐड करना है, जैसे तुम यहाँ पे डोमेन का नाम ऐड करोगे, इसको हम हटा देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे तुम कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो ये कुछ टाइम लेता है, ये तुमको बता देगा कि तुमको कैसे कैसे इसको वेरीफाई कर सकते हो। एक होता है टीएक्सटी मेथड, दूसरा होता है सीनेम मेथड। अब ये दो दे रहा है, तो इन दो से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब अपने को क्या करना होता है कि जो ये सी नेम हो गया और ये टीएक्सटी रिकॉर्ड हो गया, इनको अपने को ऐड करना होगा अपनी होस्टिंग के अंदर। तो उसको कैसे करेंगे, टीएक्सटी रिकॉर्ड ये वाला है। अब इसको करने के लिए सबसे पहले जहाँ पे भी आपकी होस्टिंग है, जहाँ पे भी आपकी होस्टिंग है वहाँ पे जाना है। जैसे आप होस्टिंग के अकाउंट के अंदर जाओगे, होस्टिंग तो हमारी इधर है,
लॉगिन करना है, जो भी तुम्हारे क्रेडेंशियल वगैरह है उनसे होस्टिंग अकाउंट में लॉगिन करना है। अब तुम यहाँ पे जाना वेबसाइट के अंदर, तो तुमको जितनी भी तुम्हारी वेबसाइट की लिंक होगी वो सारी यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। डैशबोर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डोमेन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, डोमेन पे क्लिक करना है, एडवांस पे क्लिक करना है, क्योंकि हम डोमेन के अंदर वो एक वैल्यू ऐड करेंगे। एडवांस पे क्लिक करके डीएनएस जोन एडिटर पे क्लिक करना, तो तुम्हारे पास यहाँ पे सारे डीएनएस आ जाएंगे जितने भी तुम्हारे डोमेन के रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ पे टाइप को चेंज करके तुमको टीएक्सटी ऐड करना है, ये एट द रेट रखना है। एट द रेट का मतलब होता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट। हेलो, हाँ एक बार फिर से कीजिएगा तो। हाँ, क्या कह रहे हैं? सर एक बार फिर से बताइएगा तो वहाँ से जो डीएनएस कॉपी करते हो वो कैसे ऐड करते हैं इसमें? वही बता रहे हैं, तुम जैसे होस्टिंग के अंदर जाओगे तो होस्टिंग का पैनल तुम्हारे इस हिसाब से दिखाई देगा। अब इसके अंदर तुमको एडवांस के अंदर डीएनएस जोन एडिटर पे क्लिक करना है। जैसे तुम डीएनएस जोन एडिटर पे क्लिक करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारे पास ये विंडो आ जाएगी। अब टाइप के अंदर हम किसके थ्रू कर रहे हैं वो चेक करना है एक बार। हम कर रहे हैं टीएक्सटी के थ्रू। दूसरा मेथड है सी नेम का। टीएक्सटी के थ्रू कर रहे हैं तो टीएक्सटी यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए। तो और टाइप के अंदर भी टीएक्सटी होना चाहिए। यदि तुम सी नेम के थ्रू कर रहे हो तो सी नेम यहाँ पे ऐड करना होगा। अभी हम टीएक्सटी के थ्रू कर रहे हैं, टीएक्सटी यहाँ पे सिलेक्ट करना। एट द रेट होता है आपके डोमेन का नेम, जो मान लीजिए लर्न विद डिजिटल जनरेट डॉट है, डॉट इन है, यही मेन डोमेन है। तो यहाँ पे एट द रेट भी लगा सकते हो, अदरवाइज तुम अपनी डोमेन का नाम भी ऐड कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये टीएक्सटी वैल्यू है, टीएक्सटी वैल्यू में क्या ऐड करोगे आप, ये टीएक्सटी का जो कोड है, इस कोड को यहाँ से कॉपी करना। जैसे तुम कोड को कॉपी करोगे इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। आगे आता है टीटीएल, ये आप इतना ही रख लेना। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। जैसे तुम ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो डीएनएस रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्रिएटेड। जैसे ही तुम्हारे डीएनएस रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्रिएटेड हो जाता है, वेरीफाई पे क्लिक करना है। ये वेरीफाइंग करने में कुछ टाइम लेता है। जैसे ये आगे ना ओनरशिप वेरीफाइड, तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है कि इसके थ्रू हम अपनी जो वेबसाइट है उसको सर्च कंसोल के अंदर वेरीफाई कर हेलो सकते हैं। हाँ संजय। सर, टीटीएल क्या होता है? हाँ, टीटीएल जो आपने लिखा उसमें टीटीएल वो 14 टाइम होता है जो होता है ना, जैसे अलग अलग होते हैं। एमएक्स कोड का 1800 होता है, 3600 होता है। तो बेसिकली यही अच्छा, करता है कि आपके जो टेक्स्ट रिकॉर्ड है उसका कितना ड्यूरेशन वो ले सकता है। अब ऑनरशिप वेरीफाइड हो चुकी है। अब तुमको गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। जैसे तुम गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे तो तुम्हारी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गई। अब तुम यहाँ से अपनी पूरी प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हो जो तुमको करना है इसके साथ। तो ये मैनुअल होता है, ये तुम कोड के अंदर भी कर सकते हो। जैसे तुम उस कोड की वेबसाइट है उसके अंदर भी सेम प्रोसेस से आप यहाँ पे सर्च कंसोल को सेटअप करोगे। दूसरा प्रॉपर्टी सर आती ये है। हाँ, सर ये वाले मेथड से अगर जब करेंगे तो सब डोमेन भी हमारा वो हो जाएगा। सब हो जाएंगे। जैसे तुम सब डोमेन करना है, ऐड डोमेन पे क्लिक करना। और सब डोमेन क्या थी, जैसे मान लीजिए संजय। नहीं, मेरा पूछना पूछने का मतलब ये था सर कि हम्म, जब इस तरीके से डीएनएस मेथड से करेंगे तो डोमेन और सब डोमेन सब डायरेक्टरी सब कुछ हो जाएगा सब हो या जाएगा, सिर्फ मेन डोमेन होगा? सब हो जाएगा। जैसे तुमने अब सब डोमेन कर ली ना, या मेन डोमेन तुमने यहाँ पे सेटअप कर ली है, हाँ कर ली। अब जी। इसके अंदर तुम, संजय साहिल नहीं है ना, इसके अंदर तुम सब डायरेक्टरी को बाय डिफ़ॉल्ट कर सकते हो, उसके लिए कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। जैसे मैं सब तुमको, डायरेक्टरी को हाँ जैसे मैं तुमको और दिखाऊँ, सब डोमेन को उसके लिए दोबारा से वेरिफिकेशन करना होगा। ओवरव्यू के अंदर तुम उसके। जाओगे, एक बार मैं अच्छा देख अच्छा। लेता हूँ। मैंने कोई क्रिएट, जैसे ये वाली है आसिफ की, मेरी क्या है, सब डायरेक्टरी है। अब यूआरएल के अंदर आके जस्ट मैंने यूआरएल को पेस्ट किया, जो भी मेरी सब डायरेक्टरी का यूआरएल है। इसको मैंने पूरी को कॉपी किया और यहाँ पे आके इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। जैसे इसको मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो ये प्रॉपर्टी मेरी ऑन ऑटो वेरीफाइड हो चुकी है।
तो कितनी भी सब जी। डायरेक्टरी को यहाँ पे मैं वेरीफाई कर सकता हूँ, कोई भी नीड नहीं होगी मेरे को। आप गो ओके। टू और प्रॉपर्टी पे मैं क्लिक करूँगा, जैसे मैं गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करूँगा तो तुमको यहाँ पे देख सकते हो स्लैश आसिफ करके मेरी यहाँ पे आ गई है। जी ठीक। सर, अब अगर और यहीं पे सब डोमेन को अलग से करना पड़ेगा? सब डोमेन को अलग से करना पड़ेगा, जैसे तुम्हारे पास ये आसिफ वाली है मेरे पास। यस सर। ठीक है, ये आसिफ है। अब इस आसिफ को मैं करना चाह रहा हूँ, तो तुम यहाँ पे सिंपल सर्च कंसोल के अंदर जाना है, इस पे क्लिक करना है, ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है, डोमेन के नाम में ऐड करना है, ये हटा देना HTTPS और ये बचे। ठीक है, आसिफ डॉट लर्न विद डिजिटल यूनिट डॉट को इन आ गया। कंटिन्यू पे क्लिक करना है, जैसे तुम कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो जो आपकी प्रॉपर्टी ऑटो वेरीफाइड हो गई है। ऑटो यस सर। वेरीफाइड क्यों हुई है? क्योंकि हमने यहाँ पे ना उसके थ्रू की है, TXT रिकॉर्ड के थ्रू। जी जी। TXT रिकॉर्ड के थ्रू जब हम करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कई बार वो ऑटो वेरीफाइड हो जाती है। बट पहले क्या होता था ना कि एक वो आता था, कोड आता था जिसको तुमको हेड सेक्शन के अंदर पेस्ट करना होता था सर्च कंसोल यस पर। सर। तो उसके यदि उस वे में कर रहे हो तो उसके लिए तुम अलग अलग वेरीफाई कर सकते हो। इसका मतलब ये है सर कि अगर सब अरे ये डोमेन को वेरीफाई हमने अरे DNS से किया है, तो हमें सब डायरेक्टरी को वो वेरीफाई नहीं कराने की जरूरत पड़ेगी। वेरीफाई नहीं करना बट सब पड़ेगा, डोमेन उस बट सब सब डोमेन को डोमेन को करना पड़ेगा। कराना पड़ सकता है दोबारा वेरीफाई। यदि तुम यहाँ पे जैसे तुम यहाँ पे जाओगे ना एडवांस के अंदर, जो हमने @ वहाँ पे लगाया था, उसकी यस जगह सर। तुम अपना मेन डोमेन को भी ऐड कर दोगे। अभी क्या होता है, रूट को @ होता है कि रूट डायरेक्टरी को फॉलो करता है वो। और रूट मतलब जितने भी उसके आगे पीछे जो भी होगा उन सब पे वो TXT रिकॉर्ड अप्लाई होगा। ओके। ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग कई बार करना भी पड़ सकता है, कई बार नहीं भी करना पड़ सकता। बट मेन ये होता है कि जब भी तुम सब डोमेन को कर रहे हो तो वहाँ पे मांगता है कई बार, क्योंकि वो एक अलग एंटिटी हो जाती है। जी जी। ठीक। अब ये हो गया सर्च कंसोल कैसे हम सेटअप करेंगे। सेम प्रोसेस होगा, कोड की वेबसाइट हो चाहे कोई सी भी वेबसाइट हो। अब हम चलते हैं आगे, एनालिटिक्स को मैनुअली कैसे करते हैं उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। एनालिटिक्स को मैनुअली क्रिएट कर सेटअप करने के लिए आपको जस्ट यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स टाइप करना है। एनालिटिक्स इस हिसाब का आपके पास आएगा, प्लस पे क्लिक करना है, नीचे तक आपको ये सारी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये एक ओवरव्यू होता है, जैसे तुम एडमिन के अंदर आओगे यहाँ पे, ये एडमिन के अंदर आके नीचे वाला जो एडमिन है उसके अंदर आके क्रिएट पे क्लिक करना है, क्रिएट अकाउंट या प्रॉपर्टी। अकाउंट पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे यहाँ पे एक नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा एनालिटिक्स के अंदर। यदि तुम सीधा प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे, जैसे तुम क्रिएट पे गए, प्रॉपर्टी पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे तुम सीधा प्रॉपर्टी से उसको क्रिएट करना स्टार्ट कर दोगे। अभी हम बिल्कुल सर स्क्रैच से देख रहे सर हैं। एक चीज कंफर्म कर दीजिए। सर हम्म। अकाउंट कब क्रिएट किया जाता है और प्रॉपर्टी कब क्रिएट किया जाता है? एनालिटिक्स अकाउंट तो आपका ये है मेन वाला, ठीक है, और ये है उसकी प्रॉपर्टी अंदर वाली जो है। अकाउंट तुम जब क्रिएट करते हो, जब तुमको एक के अंदर मल्टीपल सब डोमेन या सब डायरेक्टरी वगैरह भी तुमको ऐड करनी है। बाकी तुमको चाहिए कि सिंपल मेरे को किसी दूसरे अकाउंट में वो लिंक हो जाए और उसके साथ वो हो जाए। जब तुम प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास इस हिसाब का ही क्रिएट होके आ जाता है अकाउंट। वैसे तुम कभी भी स्टार्टिंग से काम कर रहे हो किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर तो सबसे पहले एक अकाउंट को क्रिएट करो एनालिटिक्स का। जैसे तुम यहाँ पे अकाउंट का नाम ऐड कर दोगे और नेक्स्ट पे क्लिक करना, प्रॉपर्टी क्रिएशन। अब तुमको यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड करनी है, प्रॉपर्टी का नाम तुम यहाँ पे ऐड करना। करेंसी के अंदर हटा के तुम इंडिया को ऐड कर देना, जो भी तुम्हारी करेंसी है। टाइम अपना सेलेक्ट कर लेना, इंडिया का 5:30 है ना शायद। कंटिन्यू पे क्लिक करना, बिजनेस डिटेल सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपकी इंडस्ट्री है वो सिलेक्ट कर लेना। मतलब जो भी तुमको लग रहा है कि मेरी में है तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। बिजनेस साइज पूछता है, उसको फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये पूछता है कि आपका मेन क्या क्या है, मतलब कि आपको क्या क्या करना है, जनरेट लीड्स करना है, सेल्स करनी है,
क्या क्या चीज़ें करनी, जो जो चीज़ें करनी आप उसको सिलेक्ट करना, क्रिएट पे क्लिक कर देना। अब जैसे हम इसको क्रिएट करेंगे तो सेम आपको वेरिफिकेशन देना है, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, और ये अकाउंट एंड प्रॉपर्टी क्रिएटेड सक्सेसफुली, दोनों अपने यहाँ पे क्रिएट होगी, अकाउंट भी क्रिएट हो गया, प्रॉपर्टी भी क्रिएट होगी। अब प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लेना है किसके अंदर आप करना चाह रहे हो, तो प्लेटफॉर्म आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल मेंशन करना है, तो अभी हम janityadav.com के लिए ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे तुमको मेंशन कर देना यूआरएल जो आपकी है, और इसके अंदर आप अपनी वेबसाइट का नाम ऐड कर सकते हो या फिर कुछ भी ऐड कर सकते हो जो आपकी रेफरेंस के लिए। अब इसके अंदर सिंपल क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे तुम क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो तुमको ये कोड दे देगा जिससे तुम डाटा को ट्रैक कर सकते हो। इंस्टॉल मैनुअली पे क्लिक करना है, तो ये तुम्हारे पास कॉन्फ़िगरेशन का कोड आ गया। अब इस कोड को तुमको कॉपी करना है, वेबसाइट के अंदर आना है, अपीयरेंस के अंदर आना, थीम फाइल एडिटर के अंदर आना, और तुम यहाँ पे मेन थीम को सिलेक्ट करना, सिलेक्ट पे क्लिक करना, और हेडर डॉट पी फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कहाँ पे गई, ये रही हेडर डॉट पी फाइल को सिलेक्ट किया, और सेम तुमको हेड सेक्शन के अंदर आके कोड को पेस्ट कर देना है। जैसे तुम कोड को पेस्ट करोगे अपडेट फाइल पे क्लिक करना, और एनालिटिक्स के अंदर आना, टेस्ट इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना, तो ये वो टेस्टिंग करेगा उसकी कि वो कोड आपका वहाँ पे ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। यो कह सकते हो कि यूर गूगल टैग वाज करेक्टली डिटेक्टेड ऑन योर वेबसाइट, यानी हमने पूरा सेटअप कर लिया है इसको। मतलब ये प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम कोड के थ्रू गूगल एनालिटिक्स को ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, ये सेम प्रोसेस कोड के अंदर होगा। ये कोड जो आपको देगा ना, ये वाला कोड, इस कोड को जस्ट आके आपको अपनी वेबसाइट के अंदर हेड सेक्शन के अंदर पेस्ट करना होता है। चाहे आपकी कोड की वेबसाइट हो या कोई भी वेबसाइट हो, उसके अंदर ये पोर्शन तो आपको सब में दिखाया जाता है। हेलो हाँ, सर, ये कौन सा कोड होता है सर? ये कोड होता है जिससे तुम्हारी वेबसाइट क्रिएट होती है स्टार्टिंग से, ये सब वेबसाइट के अंदर होता है। अच्छा अच्छा। जैसे मैं तुमको एक बार दिखाऊँ, ये एक बेसिक कोड होता है HTML का, जो भी तुमको यहाँ पे दिख रहा है। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले डॉक टाइप होता है। डॉक टाइप HTML एक बताता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट हो किसके अंदर है, HTML के अंदर है। ये लैंग्वेज बताता है कि इस डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज क्या है, जैसे इंग्लिश है, अरेबिक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे तुम सिंबल ऐड करते जाते हो। ये हेड का सेक्शन आता है। इस हेड के सेक्शन के अंदर तुमको जितनी भी तुम्हारी फाइल होती है ना, CSS की फाइल, GS की फाइल, ये जितनी भी फाइल होती है वो सारी यहाँ पे पेस्टेड होती है। तो जितना भी तुमको कोड है वो सारा यहाँ पे ऐड करना होता है, चाहे वो फेसबुक पिक्सल का हो या कुछ भी हो। ठीक है, कुछ बॉडी के अंदर भी ऐड करना होता है। और बॉडी के अंदर बेसिकली कहा ये जाता है, नॉर्मल जब हम बिना ये टैगिंग वगैरह को कोड हटा के, ये कहा जाता है कि जो भी आपका हेड के अंदर होगा वो आपको फ्रंट एंड पे कभी दिखाई नहीं देगा, और जो बॉडी के अंदर होगा वो हमेशा आपको फ्रंट एंड पे दिखाई देगा। जैसे मैं तुमको एक डेफिनेशन दिखाऊं यहाँ पे, ये जैसे janityadav.com की वेबसाइट है, इसको तुम इंस्पेक्ट करके देखोगे एलिमेंट के अंदर, अब ये है हेड का पार्ट। अब इस हेड के अंदर जितनी भी तुम देखोगे तो यहाँ पे तुमको फाइल दिखाई देगी, कोई CSS की फाइल है, कोई GTM की फाइल है, जैसे जिस पे भी स्टाइल शीट लिखा है ना, ये सारी अपनी CSS की फाइल है। अब तुम नीचे आओगे, ये सारी CSS की फाइल है, जिस पे तुमको स्क्रिप्ट लिखा दिखाई देगा वो आएगी GS की फाइल।
ठीक है, ये लिंक रिलेशन ही कोई फॉन्ट वगैरह लिंक कर रखे हैं। तो जितने भी तुम कोई कुछ भी चाहिए जैसे डिज़ाइन रिलेटेड या तुम्हारी CSS की फाइल होगी वो सारी हेड के अंदर होती है। बाकी ये नीचे जितना भी पार्ट है, ये जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारा पार्ट होता है जिससे तुम्हारी वेबसाइट डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो जितना भी काम होता है हेड के पोर्शन के अंदर तुमको यहाँ पे ऐड करना होता है। ये पोर्शन तुमको हर वेबसाइट में दिखाई देगा, चाहे कोडिंग की हो चाहे वर्डप्रेस की, बेसिक पार्ट होता है कभी भी जब हम वेबसाइट क्रिएशन पे जाते हैं। ठीक है गाइज, कोई दिक्कत है एनालिटिक्स और सर्च कंसोल में सेटअप करने में? सर एक बार और देखना पड़ेगा वीडियो, बीच बीच में थोड़ा सा सर ध्यान इधर उधर चला जाता है, तो एक बार फिर से देखना पड़ेगा। ठीक है। संजय भाई का ध्यान बहुत भटकता है। सर क्या करें सर, दिमाग में चार बातें रहती हैं सर। सही बात, मेमोरी सही साफ बात। है। सर पहली तो जॉब की टेंशन है सर, सबसे बड़ी टेंशन। टेंशन क्या लेनी, सब पास हो जाएगा। हाँ सर, जॉब मिले कम से कम 20,000 तो मिले सर सैलरी। मैं थोड़े टाइम बिना सैलरी देख लियो, कम सैलरी में तुमको काम है कि फिर तुम 20 से सीधा कहाँ पहुंच जाओगे? तो सर स्टार्टिंग कितना मिलता है सर? ये तो मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा प्रोसेस होता है जो ये हमने बात करी है ना, भी इस प्रोसेस के अंदर ऐसा बेसिक सा प्रोसेस होता है जिसके अंदर तुम देख सकते हो कि सर्च कंसोल कैसे सेटअप करते हैं, एनालिटिक्स कैसे कम का सेटअप करेंगे। ये एक मेन प्रोसेस होता है जब भी तुम किसी भी वेबसाइट को चूज करते हो तो उसके लिए यहाँ पे तुमको एनालिटिक्स और सर्च कंसोल सेटअप करना होता है। सर ये गूगल में जाके सर्च करना है ना, गूगल सर्च कंसोल? हाँ, गूगल के अंदर तुमको जाके सर्च करना है गूगल सर्च कंसोल, तो तुमको वहाँ पे मिल जाएगा। जी। ठीक है, अब ये पार्ट हो चुका है इसका। अब दूसरा पार्ट इसके अंदर देखते हैं कि तुम अपनी वेबसाइट पे कैसे क्या करोगे जिसके तो तुम्हारी रैंकिंग आने लग जाएगी। अब जी एक बार मैं तुमको दोनों का ओवरव्यू दिखा देते हैं कि क्या होता है सर्च कंसोल और एनालिटिक्स क्या होता है। परफॉर्मेंस पर जैसे तुम क्लिक करोगे तो तुमको इस हिसाब से तुमका डाटा दिखाया जाएगा यहाँ पे। आप अपनी मेन डोमेन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना और रिफ्रेश कर लेना। भी नहीं है। कंपटीशन वहां पे नहीं है जहां पे नॉलेज है, नॉलेज ही लोगों को नहीं है। सर जितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, यकीन मानिए संजय भाई, हम तारीफ इनके मुंह पे नहीं कर रहे हैं, यकीन मानिए कि सर को जितनी नॉलेज है ना, इस तरह से पढ़ाता आप मैक्सिमम अच्छी से अच्छी फीस देके पढ़ लीजिए, इस तरह से हाँ कोई पढ़ाएगा ही नहीं। देखो सर तो अच्छा पढ़ा रहे हैं, पर अपन क्या है कि उस हिसाब से पढ़े तब ना।
बस बस मेन चीज ये है ना भाई, और जब अपने लोग पढ़ेंगे नहीं तो नॉलेज कैसे होगी? और जब तक नॉलेज अच्छी नहीं होगी तो फिर जॉब नहीं अच्छी मिल पाएगी यार। हाँ हाँ। कंपटीशन अभी देखो, एक एक जॉब की रिक्वायरमेंट हमारे पास आई है, उसके लिए अहमदाबाद के लिए अगर जाना हो तो बताओ, हम नंबर दे दें आपको। नहीं, अहमदाबाद में क्या है, कोई जान पहचान नहीं। गुड़गांव हो, नोएडा हो, या फिर ये इंदौर तरफ हो तो बताना। जी जी। नहीं अभी सैलरी क्या है वहाँ पे अहमदाबाद में? सैलरी मुझे नहीं पता यार, मुझे मेरे पास नंबर मतलब वो रिक्वायरमेंट आई थी कि अगर जॉब करना हो तो ज्वाइन कर रहे मतलब रिज्यूम भेज दो। और ये तो डिजिटल मार्केटिंग की है ना जॉब? काम आ, करता सर हम इंटरनेशनल बिजनेसमैन सर। हूँ। नहीं नहीं मेरे भाई, पता नहीं क्यों यही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये डाटा रियल दिखाता है कि नहीं। इसमें क्या होता है ना, कई बार जब वीपीएन लगा के नहीं चलाते, ब्राउजिंग वगैरह करते हैं, तो उसकी वजह जी से वो जी। लोकेशन चेंज हो जाती है। सर ये रिपोर्ट रिपोर्ट क्या? क्या कह रहे हो? सर ये जो फुल रिपोर्ट लिखा है ना परफॉर्मेंस के ऊपर, ये हाँ फुल रिपोर्ट लिखा है ना, हाँ। ये इसमें क्लिक करके दिखाइए ना, क्या बताता है सर इसमें? अभी बस दिखाएंगे, अभी तो इसके अंदर कोई डाटा नहीं आएगा। कुछ टाइम अच्छा लेते हैं, अच्छा। 24 घंटे तक प्रोसेसिंग करने में, जब हम नई सेटअप करते हैं। तो मैं तुमको सर ये इंडेक्सिंग, ये क्या इंडेक्सिंग जो है नीचे वाला पार्ट, इसको अब क्या कहते हैं? अभी डट जाओ तुम, जैसे एक बार तुमको बता रहे हैं प्रॉपर, तुमको इस हिसाब से पूरा डाटा दिखाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई जाएगी। इंडेक्सिंग, एक्सपीरियंस, एनहांसमेंट वगैरह जितनी भी चीज़ें होती है, ये सर्च कंसोल का पार्ट होता है। सबसे पहले तुम यहाँ पे जो मेन पार्ट होता है, ये यहाँ से तुम अपनी प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर लेना। जैसे ही तुम अपने यहाँ पे प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर लोगे, ओवरव्यू पे जी क्लिक करना। ये तुमको कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें दिखाएगा। ये थोड़ी हाई डोमेन चली गई, तुमको एक बेसिक सी मैं दिखाता हूँ, जिस पे मैं कभी काम नहीं कर। सर उसी को समझा दीजिए सर, ये समझ में आएगी। वो ज़्यादा है, उसके अंदर ना कुछ फीचर्स ज़्यादा हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर, वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसे ये वाली पार्ट है, इसके अंदर दूसरी पहले वाली है, इसके अंदर यहाँ पे ओवरव्यू का पार्ट है। सेम काम है, लेकिन उसके अंदर पेज वगैरह ज़्यादा हो जाएंगे तो थोड़ी कम्प्लेक्सिटी हो जाती है। ओवरव्यू का पार्ट है, इस ओवरव्यू के अंदर आके तुम यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हो कि तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या है, इंडेक्सिंग क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, एनहांसमेंट वगैरह। परफॉर्मेंस के पार्ट के अंदर आता है कि तुमको ये डाटा दिखाता है कि जैसे 6 तारीख से लेके 29 तारीख तक तुम्हारे पास कितने वेब की सर्च क्लिक आए हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाता है। ओवरव्यू एक जस्ट बेसिक्स आपको इंटरफेस दिखाया जाता है कि आपकी वेबसाइट पे ये चल रहा है। बट जो अपना मेन काम होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे तुम परफॉर्मेंस पे क्लिक करते हो, ये होता है एक्चुअल डाटा। ये तुमको दिखाता है कि तुम्हारे किस वेबसाइट से कितने इंप्रेशन आए, किस चीज़ के रिलेटेड आ रहे हैं। अब जैसे मैं तुमको इस पे वाले पे दिखाऊं इस चीज़ का, इसके अंदर ये तुम्हारा परफॉर्मेंस का, जैसे इसके अंदर 3 मंथ के अंदर यहाँ पे तुम टाइम ड्यूरेशन चेंज कर सकते हो। 24 आवर्स जैसे इसको मैं करता हूँ, तो ये इतना दिखाता है कि लास्ट 24 घंटे में इतने क्लिक, कितने इंप्रेशन आए हैं। ये 7 दिन का दिखाएगा, 7 दिन में कितने क्लिक और कितने इंप्रेशन आए। अब बात समझते हैं कि क्लिक क्या होता है, इंप्रेशन क्या होता है। सपोज कोई भी कीवर्ड है, जैसे ब्लैक मैंगो फॉन्ट नाम का कीवर्ड है। अब जैसे इसको मैं सर्च करता हूँ गूगल के अंदर, मैंने गूगल के अंदर यहाँ पे सर्च किया, अब मेरे पास यहाँ पे काफ़ी रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं ना, काफ़ी रिजल्ट्स। अब यदि इन रिजल्ट्स के अंदर मेरी वेबसाइट आ रही है, तो उसको मैं कहूँगा इम्प्रेशन। यदि जैसे ये वेबसाइट आ रही है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, तो इसको मैं कहूँगा क्लिक। यानी क्या होता है कि जितनी बार तुमको एक वेबसाइट दिखाई दे रही है सर्च कंसोल के अंदर, उसको हम कहेंगे इम्प्रेशन। यदि तुम क्लिक करके उस वेबसाइट के अंदर गए तो उसको हम कहेंगे क्लिक। ठीक है, क्लियर है संजय? हाँ हेलो। हाँ। बोले बार बार उस वेबसाइट पे जा रहे हो, उसको तो इम्प्रेशन में नहीं काउंटिंग होता है। क्या कहते हैं? मल्टीपल एक बार एक वेबसाइट पे आप जा रहे हैं तो उसको इम्प्रेशन में नहीं काउंटिंग पता। क्लिक में ही काउंट होगा वो। इसके अंदर क्या होता है, तुम ऐसे नहीं होते कि तुम एक दिन में 50 बार चले गए एक ही ब्राउजर से, तो वो 50 क्लिक काउंट नहीं होंगे तुम्हारे। वो आईपी डिटेक्ट कर लेता है कि सेम से तुम बार वो बार। इम्प्रेशन में चल जाता है सर, वो इम्प्रेशन में जाता होगा। ऐसा नहीं होता, इंप्रेशन नहीं होगा और क्लिक ही होगा। जैसे तुम यहाँ पे डेफिनेशन में देख रहे हो ना, टोटल इंप्रेशन, हाउ मैनी टाइम यूजर्स सो ए लिंक टू योर साइट इन द सर्च रिजल्ट। कि तुमको जो ये रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं जो ब्राउजर के अंदर, इसमें जो तुम्हारी वेबसाइट दिखाई दे रही है उसको हम इम्प्रेशन में काउंट कहते हैं।
वो चीज़ तुम कितनी बार भी देखो। जैसे सर सोशल मीडिया में बार बार दिखाई देता है एड्स वगैरह, वो इंप्रेशन में काउंट होता है उसी तरह से। तुम्हारी यार आवाज़ मंदी आती है, क्या कह रहे हैं? सर एक बार पूरा बता दीजिए। जैसे यहाँ पे दिस इज ये होता है कि इम्प्रेशन ये होता है कि जितनी बार भी तुम्हारी वेबसाइट जो सर्च इंजन के अंदर दिखाई देगी वो इम्प्रेशन में काउंट होगी। और यहाँ पे देख सकते हो दिस इज कैलकुलेटेड डिफरेंटली फॉर इमेज एंड अदर सर्च रिजल्ट टाइप डिपेंडिंग ऑन वेदर और नॉट द रिजल्ट वाज स्क्रॉल्ड इन द व्यू। मतलब ये होता है कि तुम अलग अलग चीज़ से देख सकते हो। जैसे ये वेब का है तो इसको फिल्टर करके तुम इमेज का देख सकते हो कि इमेज के अंदर मेरे पास कितने इंप्रेशन आए, और इसी हिसाब से तुम यहाँ पे वीडियो का भी देख सकते हो। तो ये सभी का काउंट करके वहाँ पे तुमको दिखा देता है ये चीज़ें। इम्प्रेशन का मतलब सिंपल सा यही होता है कि जितनी बार तुम्हारी वेबसाइट सर्च इंजन के अंदर दिखाई दी जाएगी उसको हम इम्प्रेशन कहेंगे। और क्लिक्स का मतलब होता है कि दिखने के बाद यूजर उस पर क्लिक करके गया है वेबसाइट पे तो उसको क्लिक में काउंट होगी वो चीज़। ठीक है, ये पार्ट होता है। यहाँ से तुम फिल्टर कर सकते हो कि मेरी वेबसाइट हो जाए वेब पे। यहाँ से तुम चेक कर सकते हो, ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकते हो, जैसे 28 दिन के अंदर कितने आए हैं। फिर उसके बाद मोर पे क्लिक करके तुम खुद लास्ट 6 दिन, 6 महीने का, 12 महीने का, 16 महीने का या कस्टम डेट के बेस पे भी कर सकते हो। जैसे स्टार्ट डेट डाल दी यहाँ पे, एंड डेट यहाँ पे डाल दी, तो उसके बेस पे भी तुम अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हो। अब इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स आता है यहाँ पे। मोर के अंदर तुम जाओगे, कस्टम तुम यहाँ पे कर सकते हो, बट तुमको ये चीज़ ट्रैक करने की, मतलब एक डाटा को कंपेयर करते हैं कि आज 15 दिन पहले और उससे 15 दिन पहले मेरे पास कितना डिफरेंस आया। तो आपको सिंपल क्या करना है, कंपेयर पे क्लिक करना है। जैसे तुम कंपेयर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे स्टार्ट डेट का एक ऑप्शन है, स्टार्ट डेट पे तुमको क्लिक करना है। जो भी डाटा तुमको चाहिए, मान लीजिए इसका मैं 31 जनवरी से, ये 9 जनवरी से लेके, ये मान लीजिए कि लास्ट 28 दिन का मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ। तो लास्ट 28 दिन पे मैंने क्लिक किया, अप्लाई पे क्लिक किया, तो यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन दिखा देगा कि लास्ट 28 दिन में कितना आया है। जैसे प्रीवियस 28 दिन में मेरे पास थे 343, और जो लास्ट 28 दिन है उसके अंदर है यहाँ पे 477। तो ये लास्ट 28 दिन कौन से हो गए, ये लास्ट 28 दिन जो अपने हो गए पीछे वाले। जैसे हमने यहाँ पे आज फरवरी है, तो फरवरी से जो 28 पहले आ गए, नहीं 7 जनवरी तक अपने हो गए 477, और 7 जनवरी से 7 दिसंबर तक के जो बीच का ड्यूरेशन होगा उसके अंदर ये आ जाएंगे 343। तो इस बेस पे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरी वेबसाइट के अंदर कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना % की ग्रोथ हो रही है। जब भी तुम क्लाइंट के पास रिपोर्ट वगैरह कुछ भी भेजते हो तो उसमें तुम क्लिक्स और इम्प्रेशन लिख के भेजते हो। ये एक एवरेज CTR होता है। एवरेज CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, कि जितनी बार आपकी इंप्रेशन, जैसे तुम यहाँ पे डेफिनेशन इसकी पढ़ोगे ना, इट्स द परसेंटेज ऑफ इम्प्रेशन दैट रिजल्टेड इन ए क्लिक। कहने का मतलब ये होता है कि तुम्हारी वेबसाइट यहाँ पे दिखाई दी, कितनी बार उस पर क्लिक की, तो यहाँ पे बताता है कि एक बस एवरेज निकाल के देता है कि आपकी जैसे इतना % यहाँ पे क्लिक हुए हैं, 10% और 11.4%। ऐसा होता है कि जैसे सर्च कंसोल, सर्च इंजन के अंदर आप गए तो वहाँ पे 100 वेबसाइट आ रही है। यदि 100 वेबसाइट के अंदर तुम्हारी वेबसाइट आ रही है तो तुम्हारा काउंट हो गया एक इम्प्रेशन। अब एक इम्प्रेशन काउंट हो गया, इसी हिसाब से 10 विजिटर्स आए, तो 10 विजिटर्स आए और 10 विजिटर्स में से एक विजिटर ने क्लिक किया, तो इम्प्रेशन तो तुम्हारे 10 काउंट हुए, लेकिन क्लिक वहाँ पे एक काउंट हुआ। तो उसमें से वो क्लिक थ्रू रेट दिखाता है। तो क्लिक थ्रू रेट यहाँ पे कितना आया, यदि हम एक का 10 वो निकालेंगे, 10 में से एक का जो % निकालेंगे, 10% आया ना, कि 10% वहाँ पे क्लिक थ्रू रेट आ गया। ठीक है, ये एवरेज पोजीशन है। एवरेज पोजीशन होता है कि डेफिनेशन तुम यहाँ पे देख सकते हो, द एवरेज पोजीशन द सर्च रिजल्ट फॉर योर साइट यूजिंग द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ योर साइट whenever it appeared in the search result, individual page position is available in the table below chart position। ये सारी चीज़ें होती है। इसके अंदर बस यही कहता है कि एवरेज पोजीशन, जो भी एक, मान लीजिए तुम्हारे 50 कीवर्ड रैंक हो रहे हैं, और 50 कीवर्ड में से कौन सा कीवर्ड ऊपर गया है, कौन सा नीचे गया है। ऐसा होता है कि एसईओ के अंदर फ्लक्चुएशन होता रहता है कि इस मंथ में एक कीवर्ड ऊपर गया, दूसरा कीवर्ड नीचे आ गया, फिर तीसरा ऊपर चला गया, तो इस हिसाब से वो फ्लक्चुएशन होती रहती है। तो उसके बेस पे तुम्हारी एक एवरेज पोजीशन निकाली जाती है। जैसे लास्ट 28 दिन की कितनी है, 7.5, और प्रीवियस की कितनी थी, 9.2।
बेसिकली अपना इसके अंदर यही काम होता है कि हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कितने क्लिक्स आए, कितने इम्प्रेशन आए, उसके बेस पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी साइट की परफॉर्मेंस कितनी है। एवरेज CTR का मतलब होता है CTR लोग क्लिक क्यों करेंगे, CTR को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। वो चीज़ आती है कि जैसे वेबसाइट हमारी सर्च इंजन के अंदर दिखाई दे रही है तो लोग उसको क्लिक क्यों करेंगे। उसके लिए सबसे पहले पार्ट होता है कि जो तुमको ये मैटर टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना ये वाला, लोग इसको पढ़ के क्लिक करते हैं जो भी विजिटर्स तुमको देख रहे हैं। तो एक तो इसको थोड़ा अच्छे से ऑप्टिमाइज करेंगे, जितना इसको अच्छे से ऑप्टिमाइज करेंगे उतनी ही आपकी अच्छी सी वेबसाइट की विजिबिलिटी आएगी सर्च कंसोल के अंदर, जो भी आपकी सर्च इंजन होंगे उनके अंदर। अब सर्च हेलो कंसोल, हाँ जी। सर, एसईओ का जो वर्क रहता है यही रहता है ना कि वेबसाइट को ऊपर लाने का। हाँ तो सर वो कैसे लाते हैं, एक बार फिर से बताइए। अब भैया डट जाओ, अभी तुम देखो बस। हाँ। ये हो गया टोटल क्लिक और टोटल इम्प्रेशन। तो बेसिकली एवरेज CTR को इंक्रीज करने का मेन पर्पज यही होता है कि ब्लैक मैंगो जैसे फ़ॉन्ट कीवर्ड आपने लिखा है तो इसका अच्छे से टाइटल और डिस्क्रिप्शन रखें, ताकि कोई भी विजिटर्स यदि तुम्हारे उस चीज़ को देख रहे हैं तो वो डेफिनेटली उसको पढ़े और पढ़ के वो क्लिक करे। ये आपका जितना अट्रैक्टिव होंगे उतना ही यूजर्स यहाँ से आपकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आता है एवरेज पोजीशन। एवरेज पोजीशन बेसिकली कीवर्ड की रैंकिंग आते हैं। जितना ज़्यादा तुम कीवर्ड की रैंकिंग पे फोकस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी वेबसाइट की एवरेज पोजीशन वहाँ पे मॉनिटर होती रहेगी ऊपर नीचे। ये हो गया, ठीक है, ये पार्ट हो गया। ये तुम चार्ट भी देख सकते हो, जैसे तुम जिसको हटाते जाओगे उसका रिजल्ट हट जाएगा। ये क्लिक का पार्ट है, पर डे के बेस पे तुम यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे 2 4 6 ये तारीख है, इनके हिसाब से देख सकते हो कि इस तारीख को कितने थे, इस तारीख को कितने थे, कंपेयर के बेस में। ये आता है नीचे का पार्ट, ये आती है क्वेरी कि तुम्हारी वेबसाइट किस किस कीवर्ड के ऊपर तुम्हारी वेबसाइट रिफ्लेक्टेड हो रही है। जैसे ब्लैक मैंगो फ़ॉन्ट है, इसके ऊपर मेरे पास कितने क्लिक आए हैं, कितने क्लिक का डिफरेंस आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें तुम देख सकते हो कि इसके अंदर 806 ज़्यादा हुए हैं लास्ट मंथ से। ये सारी चीज़ें सर हम यहाँ ये पे, हाँ। सर जो ये क्वेरी आती है, हम्म, ये मतलब रियल उसी वर्ड से ही मतलब सर्च करते हैं लोग? उसी वर्ड से सर्च करते हैं। जैसे तुम यहाँ पे देखोगे ना ब्लैक मैंगो फ़ॉन्ट, तुम यहाँ पे जी लिखोगे जी। तो तुमको ये वेबसाइट दिख जाएगी पहले नंबर पे। ओके। तुम दूसरी सर देखोगे, लेकिन हाँ। सर लेकिन इसमें इसमें जो हमारे में आ रहा है जैसे, हाँ, तो इसमें क्या है कि जो कीवर्ड सर्च क्वेरी में दिख रहा है उस कीवर्ड पे सर्च वॉल्यूम ही नहीं दिखता है सर, जब हम सेमरस पे चेक करते हैं तो। सैमरस में भाई तुम्हारे वो दिखाते हैं जो हाई कीवर्ड है, जिस पे अच्छा। मतलब ऑर्गेनिक रैंक हो रहे, जो अच्छे खासे है। अब तुम ओके ऐसा ओके। होता है कि तुम लॉन्ग टेल कीवर्ड पे तो अपनी वेबसाइट को रैंक करवा लोगे। अब तुम लॉन्ग टेल जी। कीवर्ड पे तुमने अपनी वेबसाइट को रैंक करवा ली, सैमरस के अंदर वो दिखाएंगे नहीं, हम्म। क्योंकि उसके अंदर कोई डाटा है नहीं, सफिशेंट वॉल्यूम नहीं है जिसके ऊपर वो रैंक कर सके। लेकिन तुम्हारी वेबसाइट गूगल के अंदर रैंक हो रही है, वो तुम्हारे यस सेल्फ सर। रैंकिंग कीवर्ड हो गए ना वो। हम्म। ऐसे जैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली अंदर 5-6 हज़ार, इस हिसाब से तो मैं कितने कीवर्ड बना के अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकता हूँ। लेकिन वो कीवर्ड मेरे दिखाएंगे नहीं जो टूल्स होते हैं। यस सर यस सर। अब जैसे इसको हम लास्ट 28 दिन के अंदर ही करेंगे, तो लास्ट 28 दिन के अंदर तुम यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सी क्वेरी है। क्वेरी के अंदर तुम यहाँ पे देख सकते हो किस क्वेरी से मेरे पास कितने क्लिक्स वगैरह आ रहे हैं। पेजेस देख सकते हो कि किस पेज के ऊपर कितने क्लिक्स और इंप्रेशन आ रहे हैं। ये सारे टॉप पेज के अंदर दिखा रहा है ना, ये पेजेस के अंदर इतने क्लिक्स आ रहे हैं। कंट्री देख सकते हो कि किस किस कंट्री से यहाँ पे डाटा कितने देखा गया है। डिवाइस देख सकते हैं कि कौन से डिवाइस से मेरे पास ज़्यादा विजिटर्स आ रहे हैं, डेस्कटॉप से कितने आ रहे हैं, मोबाइल से कितने आ रहे हैं, टैबलेट से कितने आ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सर्च अपीयरेंस का एक सेक्शन होता है, इसके अंदर तुम देख सकते हो ट्रांसलेटेड रिजल्ट है कि जो ट्रांसलेट करके आते हैं। डेट्स का पार्ट आते हैं, दिखाते हैं किस डेट को मेरे पास कितने क्लिक आए हैं। हर डेट वाइज हम उसको डाटा को टैग कर सकते हैं। सो बेसिकली परफॉर्मेंस की जो टैब होती है इसके अंदर तुम यही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरी वेबसाइट के ऊपर गूगल से, ये केवल गूगल का डाटा बताएगा, गूगल से कितने विजिटर्स आए हैं, कितने क्लिक्स आए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता देगा। ठीक है। यस। कभी भी तुमको गूगल से कोई डाटा ट्रैक करना है तो हमेशा गूगल सर्च कंसोल से हम ट्रैक करेंगे संजय भाई।
अब डिस्कवर के अंदर जाएंगे। ये बेसिकली वो होता है कि गूगल डिस्कवर का एक ऑप्शन होता है, वहाँ से ये चीज़ें बताते हैं कि कितने क्या आ रहा है आपके पास। ये इंडेक्सिंग आता है, इंडेक्सिंग के अंदर पेजेस दिखाता है। पेजेस के सेक्शन के अंदर आपको दो चीज़ दिखाई जाएगी यहाँ पे, एक होगा नॉट इंडेक्स, दूसरा होगा इंडेक्स पेज। नॉट इंडेक्स का मतलब ये होता है कि आपके जो पेज है वो गूगल के अंदर या फिर गूगल सर्च कंसोल के अंदर इंडेक्स नहीं है। वो जितने भी पेजेस होते हैं और नॉट इंडेक्स की टैब के अंदर आएंगे, मतलब जितने भी तुमको ये नीचे दिखाई दिए जा रहे हैं नॉट इंडेक्स, ये सारे नॉट इंडेक्स के पेज है। और जितने तुमको इंडेक्स के अंदर दिखाए जा रहे हैं वो है जितने पेज इंडेक्स हो चुके हैं। अब ये आपको एरर्स दिखाते हैं कि तुम्हारे पेज क्यों इंडेक्स नहीं हो रहे, तो ये काफ़ी एरर्स होते हैं जिनके थ्रू आपके पेज इंडेक्स नहीं होते, तो इनको सबको फिक्स करने का हम तरीका बाद में बताएंगे। सो पेजेस के अंदर से हम केवल अभी के लिए ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इंडेक्स और नो इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स का मतलब होता है जो तुम्हारे पेजेस गूगल सर्च कंसोल या फिर सर्च इंजन के अंदर इंडेक्स हो रखे हैं। नॉट इंडेक्स का मतलब होता है कि तुम्हारे जो पेज इंडेक्स नहीं है, जिनको तुम्हें इंडेक्स करना होता है वेबसाइट के अंदर, वो चीज़ आती है। ये वीडियोस का पार्ट आता है, ये वीडियो बताता है कि तुम्हारी वेबसाइट पे मान लीजिए कितनी वीडियो है, कितनी वीडियो नॉट इंडेक्स है, वो चीज़ यहाँ पे बताएगा। अगला आता है साइट मैप का पार्ट। साइट मैप के थ्रू तुम अपनी ये इंफॉर्मेशन देते हो कि तुमको कौन कौन सा साइट मैप यहाँ पे सबमिट करना है और किस साइट मैप के अंदर तुमको कौन कौन से पेज इंडेक्स करवाने हैं। वो सारी चीज़ें साइट मैप के अंदर बताएगी, ये सारी चीज़ें हम क्रिएट करके देखेंगे जब सबमिट भी करके देखेंगे। रिमूवल के अंदर आता है कि जो तुम्हारा पेज इंडेक्स हो गया उसको तुम इंडेक्सिंग से कैसे हटाओगे। कोर वेब विटल के अंदर तुमको दिखाते हैं कि तुम्हारी कितनी यूआरएल है, कितनी यूआरएल में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताएंगे। HTTPS के अंदर तुमको ये वेबसाइट का ही दिखाएगा कितनी HTTPS यूआरएल है, कितनी नॉन HTTP यूआरएल है, तो ये इनको फिक्स करना होता है। ये लिंक्स दिखाते हैं किस किस वेबसाइट से तुम्हारे पास बैकलिंक्स वगैरह आ रही है, सारी चीज़ें यहाँ पे बताएगा। सेटिंग के अंदर तुमको यहाँ पे अपनी गूगल सर्च कंसोल की सेटिंग को मॉनिटर कर सकते हो। जैसे इस पार्ट को देख लो अभी सेटिंग के अंदर क्या होता है, बाकी जितने भी चेंज होंगे वो हम अपनी वेबसाइट का करेंगे तब वन बाय वन दिखाएंगे। ये सेटिंग का पार्ट होता है। ये ओनरशिप वेरिफिकेशन आता है। ओनरशिप वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि तुम वेरीफाइड ओनर। यूजर एंड परमिशन का मतलब आता है कि किस किस के पास इस अकाउंट का एक्सेस है। यहाँ पे तुम ऐड यूजर करके उस पर्सन के जैसे तुम ईमेल आईडी एंटर करोगे तो उसके पास भी एक्सेस आ जाएगा। जैसे तुम यहाँ पे एक्सेस ईमेल आईडी एंटर करी और यहाँ पे परमिशन के अंदर जाके ऑनर सेलेक्ट कर सकते हो। ऑनर का मतलब होता है कि वही इस अकाउंट का ओनर क्रिएट हो गया, वो तुमको भगा भी सकता है, तुम्हारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सकता है। फुल का मतलब होगा कि इस पूरे एनालिटिक्स, पूरे सर्च कंसोल के पार्ट को मॉनिटर कर सकता है बट तुमको भगा नहीं सकता। रेस्ट्रिक्टेड के अंदर आते हैं, इसमें कुछ कुछ आपके पास लिमिटेशन होती है कि आपको कुछ कुछ एक्सेस ही वहाँ पे दिखाई दिया जाएगा। जैसे तुम ऑनर पे क्लिक करके ऐड करोगे तो उस पर्टिकुलर पर्सन की जो सर्च कंसोल है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी मेरी ऐड हो जाएगी। अब उस प्रॉपर्टी को देखेगा कैसे, उस टैब पे आएगा, जैसे वो उस गूगल सर्च कंसोल पे जाएगा जिस जीमेल आईडी से आपने एक्सेस दिया है उसके थ्रू जाएगा। जैसे गूगल सर्च कंसोल, जैसे वो गूगल सर्च कंसोल के अकाउंट के अंदर जाएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस पेज पे आ गया। अब वो जैसे ही स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेगा, ये पर्सन है जिसके पास तुम एक्सेस को दे रहे हो वो बताएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद वो जस्ट इसको चेक करेगा ना, यहाँ से प्रॉपर्टी को चेक करेगा तो तुम देख सकते हो ये प्रॉपर्टी तुम्हारी यहाँ पे ऐड हो गई है, लर्न विद डिजिटल जनित। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे सक्सेसफुली एडेड हो चुकी है। अब इस प्रॉपर्टी को पूरा एक्सेस कर सकता है, ये है ओनर का एक्सेस। लेकिन जैसे ही तुम इस एक्सेस की परमिशन को चेंज कर दोगे,
और तुम इसको आके यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो अब तुम्हारे पास इस प्रॉपर्टी का थोड़ा बहुत एक्सेस आ गया, इसके अंदर तुमको पूरी चीज़ें वहाँ पे नहीं दिखाई दी जाएगी, जिससे तुम सबमिट साइट मैप को सबमिट नहीं कर सकते। यहाँ पे आके कोई ऑप्शन नहीं आ रहा सबमिट वगैरह करने का। पेजेस के अंदर आके तुमको नहीं दिखाएगा ये पेजेस इंडेक्स वगैरह, कुछ चीज़ें होती है जो रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, तो डिफरेंट अकाउंट का टाइप होता है जो तुम अपने हिसाब से उसको मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है, यदि तुमको लग रहा है कि कल को ये क्लाइंट ये बंदा जो तुमने जिसको तुमने एक्सेस दिया है ये हट जाएगा, तो सिंपल तुम रिवोक यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके रिवोक एक्सेस पे क्लिक कर देना, इस पर्टिकुलर यूजर के पास से एक्सेस हट जाएगा। अब जैसे ये हट गया, अब इस पे तुम जाओगे रिफ्रेश करोगे तो इस प्रॉपर्टी के इसके पास कोई भी एक्सेस नहीं रहेगा, वो एक्सेस यहाँ पे हट गया। अगला पार्ट आता है सेटिंग के अंदर। तुम यहाँ पे देख सकते हो एसोसिएशन वगैरह कुछ होते नहीं है, बस बेसिकली यही होता है यूजर एंड परमिशन के अंदर, जहाँ पे तुम अपने सर्च कंसोल का एक्सेस किसी भी दूसरे पर्सन के पास दे सकते हो। क्वेश्चन कोई गाइज? सर फिलहाल अभी तो सब इजी लग रहा है, थोड़ा सा एक बार वीडियो देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, कोई क्वेश्चन होगा तो पूछेंगे। ठीक है, तो फिर तुम इसको देखो। जी जी सर, ये वीडियो कल तक आ जाएगा सर, अपलोड हो जाएगा? मैं तुमको दे दूंगा कल तक। जी सर। सर वो ई कॉमर्स का भी हो जाए तो सर मैं कल वो प्रैक्टिस कर हाँ, लूँ उसको थोड़ा मैं ही। आज कर दूंगा, उसको पब्लिश करके दे दूंगा। जी सर। हम्म, और बताओ कोई को। हो गया सर। सर बाद एक में सर चीज क्वेश्चन होंगे। सर एक चीज ये पूछना था हाँ, कि जैसे मान लीजिए मेरी वेबसाइट जो है, मैं इसका कंप्लीट ओनरशिप किसी और को देना चाहूँ, मतलब कि हम्म, वो उससे मेरा कोई लिंक है ही नहीं, हम्म, तो ये कैसे पॉसिबल होता है? जैसे मान लीजिए आपने डिजिटल जनित के नाम से इतनी बड़ी वेबसाइट बनाई है आपने, अब हम उसको आपसे परचेज कर लें ले लो। कितना दाम बोल तो दोगे? ये नहीं सर, ये कैसे मतलब पॉसिबल होता है? कहने का मतलब ये कि मान लीजिए आज हम मॉड्यूलर किचन का बिजनेस कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हमें कुछ और करना हो, इसको हमें बंद करके किसी को देना हो या किसी के फाइनली किसी के हैंड ओवर करना हो, तो ये पॉसिबल होता है कि नहीं होता है? संजय देने से पहले मुँह कर रहा है, देख ले। जी कह रहा है बिजनेस ले नहीं रहा है। नहीं सर, अगर आप दे दे तब तो ले ही ले हम। ले ले भाई। नहीं सर, रियल में पूछ रहे हैं, मतलब इसमें ये क्या होता है एक कि जहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारी था मेरे। डोमेन वगैरह होती है ना, मेन तो बिजनेस के जी अंदर होता ही क्या, डोमेन होती है। ठीक है, जी जी जहाँ पे तुम जी। जो तुम्हारे जहाँ पे खरीदी हुई है वो तुम अपने अकाउंट पे खरीदोगे, तो एक डोमेन हाँ ट्रांसफ़र का ऑप्शन होता है। डोमेन ट्रांसफ़र का तुम जी। किसी भी जहाँ से तुम होस्टिंग परचेज किए ना, होस्टिंग प्रोवाइडर से, वहाँ जैसे से मान तुम। लीजिए हमने होस्टिंगर से होस्टिंग परचेज कर ली है और हाँ, वहीं से फ्री डोमेन मिल गया। हाँ, तो डोमेन जो होंगे ना होस्टिंग जे वाले, वो भी तुमको हाँ तुम्हारी जीमेल आईडी पे डोमेन को ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी उस पर्सन का एक्सेस हटा के वो पूरा एक्सेस तुमको दे देंगे। वो तुमको ही रिन्यूअल वगैरह सब कुछ करना होगा। अब बाकी जो होस्टिंग तुमने अपने खुद की परचेज की है उस पे उस वेबसाइट का बैकअप लेके अपने पे अपलोड कर दो, तो वो पूरा एक्सेस तुम्हारे पास आ गया। सर्च मतलब कंसोल का ऐसा पार्ट था। फिर उस बिजनेस के ओनर मतलब हम बन जाएंगे? वैसे तो कागजी कार्रवाई कही होगी, बट ये डोमेन वगैरह का बता रहा हूँ मैं। नहीं ये, हाँ हाँ, ये ऑनलाइन जो बिजनेस मतलब जैसे डोमेन और होस्टिंग ये सारी चीजों का हाँ, होता इसका है, जस्ट इसकी यही बात कर होता है। रहे हैं। हाँ, इसका जस्ट यही जी। होता है, तुम जस्ट अपनी वेबसाइट का वो ले लो, डोमेन का जो हम्म, पर्टिकुलर अपनी जीमेल आईडी पे, बस अच्छा। वेबसाइट को मतलब अपने पे पूरे ट्रांसफ़र करवा लो, हेलो। उसके पास कोई एक्सेस ना हो। हेलो। जी हाँ, बोले सर, वर्डप्रेस का कोई अपडेट आया है क्या न्यू? आया होगा। एक्चुअली वो इस तरह का जो था ना सर, थीम टेम्पलेट बिल्डर, वो शो नहीं करता। क्या नहीं करता? इस तरह में जो थीम आता था ना सिलेक्ट करने के लिए टेम्पलेट, स्टार्टर वो शो नहीं टेम्पलेट। करता अब। स्टार्टर टेम्पलेट, हाँ स्टाइल। वो हाँ। तुम एक प्लगइन ऐड कर लो ना अलग से स्टार्टर टेम्पलेट का।
एक बार दिखाइए तो सर, वैसे आपने शो करा क्या? तुम क्लास तो देखते नहीं हो, पिछली की रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग देखे सर, पीछे काम कर रहा था बट इस टाइम नहीं काम कर रहा। तुम प्लगइन के अंदर सर जाओ, अभी ऐड सर न्यू, अभी का क्लास हो गया ना, अब मैं जा सकता हूँ। जाओ आप ऐड न्यू ओके, प्लगइन, थैंक यू सर। ऐड न्यू प्लगइन के अंदर स्टार्ट ए टेम्पलेट लिख लेना बस, ये आ गया। ये है ना स्टार्ट ए टेम्पलेट, इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लो। प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद तुम्हारा हो जाएगा काम। ठीक है। और बस तुमको एक्स्ट्रा के थीम के अंदर नहीं दिखाता अभी फिलहाल जो है बस। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। कृपया करके ओके आप सर। क्लास का सर फीडबैक तो ये, हाँ हेलो सर, ये वाला वीडियो और ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स के 2 वीडियो हैं सर, वो सर आज कर दीजिए सर। हाँ, उनको दोनों को मैं कर दूंगा। कृपया करके आप सभी क्लास का फीडबैक दे दिया करें। जी सर। ओके आप सर, थैंक यू। आपकी अति कृपया होगी। जी सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू गाइस, बाय।